नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत करती हूं। मोदी, मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का यह सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बिना संभव नहीं। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हो गए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं करते, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है, ये बड़ा सवाल। और सवाल ये भी कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति विचार क्या है? क्या वाकई वो उनको नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरते हैं तो जवाब जो मिलता है वो न सिर्फ दिलचस्प बल्कि आंखें खोलने वाला भी है। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उसकी हकीकत भी बेपर्दा की जाए। और मैं इस समय वाराणसी के रामनगर के इलाके के गोला घाट में मैं हूं और आप देख सकते हैं पूरा ये अल्पसंख्यक समुदाय का ये इलाका है, माइनॉरिटी का इलाका है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का। और हमारे साथ ये तमाम लोग हैं जो आज प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा देंगे और मुसलमानों के प्रति यह सरकार कितनी जो है तटस्थ रही, इसको अब भी पड़ताल करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि क्या है कुछ। आपका क्या नाम है? मैं मुख्तार अहमद हूँ। और अच्छा मुख्तार सर, ये बताइए कि ये रामनगर तो बड़ा ऐतिहासिक जगह रहा है और यहाँ राजा महाराजा, आज भी राजा साक्षात है। यह सरकार, मोदी सरकार आपको कैसी लगी? मोदी सरकार की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सनातनी भाई बहनों को साथ जोड़ने के लिए अब तक किसी सरकार ने कदम नहीं उठाए थे। भारतवर्ष में हम सारे सनातनी हिंदू भाई बहन, हम सब मुसलमानों के भाई बहन हैं। ये संदेश ये मोदी सरकार ने ही दिया और ये बहुत ही अच्छी बात है कि भारतवर्ष में रहते हुए हम सारे हिंदू हमारे भाई बहन हैं, ना कि अन्य मुस्लिम देशों के भाई बहन उतनी प्राथमिकता में हैं। भारतवर्ष के सनातनी भाई बहन हमारे सगे भाई बहन जैसे हैं, वही हमारी प्राथमिकता में है। अच्छा, क्या लग रहा है आपकी बार, क्या मिजाज है मुसलमानों का, क्या मिजाज है मोदी सरकार के प्रति, मोदी के प्रति? अनेक ऐसी योजनाएं मोदी सरकार द्वारा आई हैं जिसका लाभ सभी वर्ग को मिला, मुस्लिम वर्ग को भी मिला। इसमें वो वंचित नहीं रहे, निसंकोच तमाम मुस्लिम भाई बहनों ने उसका लाभ लिया, चाहे आवासीय योजना हो या अन्य योजनाएं हो, चाहे राशन की बात हो, निसंकोच बिना किसी भेदभाव के मुस्लिम भाई बहनों को भी उसका लाभ मिला है। अच्छा, कल मोदी के रोड शो में यह देखने को मिला कि जो माइनॉरिटी का इलाका है बनारस का, जैसे सिवाला और मदनपुरा, वहाँ
लगभग जो है 251 किलो गुलाब की पंखुड़ियों से मुसलमानों ने स्वागत किया। तो आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? इस नजरिए से देखते हैं कि भारत में अगर मुसलमान मोदी सरकार की नीतियों से सहमत होकर चलता है तो अन्य सरकारों की तुलना में वो ज्यादा लाभान्वित होता है और उसे हर रूप में लाभ मिलता है, बशर्ते उन मुसलमानों में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना जागृत रहे। निसंकोच शिवाला और मदनपुरा जैसे इलाके में भी देश प्रेम, राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र प्रेम जैसी भावनाओं का संचार हो चुका है। अब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हमारे देश में नहीं लगते। तो देखिए, मुख्तार भाई का ये साफ कहना है कि जब से मोदी सरकार आई है भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग चुका है। आइए हम जानते हैं, हमारे बीच ये लाभार्थी हैं, इन्होंने मोदी सरकार से उनके योजनाओं का आपको सीधा लाभ मिला है। क्या लाभ मिला है आपको? क्या नाम है आपका? मैनुद्दीन। अच्छा, मैनुद्दीन भाई, हाँ। क्या लाभ मिला है आपको? अरे बहुत लाभ मिला है। जैसे बताइए। जैसे कि मकान मिला है। मकान मिला है? जी हाँ। बात है जो है सबका साथ सबका विकास है। मोदी जो कहें वो कर दिखाए। हाँ, जो कहें हाँ कर दिखाएं। और क्या कहेंगे? मोदी को जिता रहे हैं अब की बार आप? बिल्कुल जिताया जाएगा मोदी को। और मोदी का तो नारा है कि हाँ। अब की बार 400 पार। क्या है? क्या उनको जिताया जाएगा। कितना सीट पा रहे हैं मोदी? अब भाई अब ऐसे कैसे बता सकते हैं। तो उनकी योजनाओं से लाभ मिला है। तो आइए हम जानते हैं, हमारे बीच थोड़ा सा आगे आप आ जाइए। हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? साइना। अच्छा, आप भी लाभार्थी हैं? जरीना जी, आप मोदी सरकार से कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। जी जी। हमको भी मकान मिला है, छत मिली है, बनने के लिए बनाए हैं। हमको भी बहुत बढ़िया मिला है। तो मकान में आप एकदम बिल्कुल हंसी खुशी से रह रहे जी हैं? जी जी। बच्चे क्या कर रहे हैं आपके? बच्चे तो आरी का काम करते हैं। अच्छा, जी जी जी, आरी का काम करते अच्छा, हैं। तो ये बताइए कि जो है मोदी सरकार से आप खुश हैं? जी। अब की बार वोट किसको देने जा रहे हैं? उन्हीं को देंगे। हम मोदी को ही वोट जी देंगे। जी। और देखिए, हमारे साथ जो है इस समय प्रोफेसर डॉक्टर इशरत जहां जी भी हैं, जो हिंदी के विभागाध्यक्ष हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ है मोदी सरकार के बारे में। आपकी क्या नजरिया है मैडम? मोदी सरकार जब आई तो उस समय हम लोगों ने संकल्पना की थी, उससे दुगना तिगुना इस वाराणसी का वारा न्यारा हो गया। और ये सब हमारे लाभार्थी भाई बहन हैं जो छत के लिए तरसते थे, आज उनके पास छत है। और मोदी जी के राज में मैंने देखा कि कोई भी भेदभाव नहीं है। जो फॉर्म भर रहा है उसको मकान मिल रहा है, जो फॉर्म भर रहा है उसको वो ये गिन नहीं रहे हैं कि ये हिंदू है कि ये मुसलमान है। ये बहुत बड़ी खासियत है। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैंने भाजपा भी ज्वाइन किया है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से बहुत वर्षों से जुड़ी हुई हूँ, शिक्षक संघ, और मेरा जो छात्र संघ की भी मैं अध्यक्ष थी, तो इसी से ही जुड़कर मैंने चुनाव लड़ा था। तो मुझे इन मोदी सरकार का मुझे इस बार लग रहा है कि 400 पार होना ही है, क्योंकि उन्होंने बिना भेदभाव के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समभाव से समेटने का एक राष्ट्र बनाने का प्रयास किया है। इन्होंने तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाई, जो घटिया नीति है। तुष्टीकरण की नीति से समाज बट रहा था, अब हमारा समाज बटेगा नहीं। हम सब एक साथ मिलकर देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। मैडम, धारा 370 3 तलाक पर क्या कहना चाहेंगी आप? 3 तलाक पर मोदी जी ने जब ये काम किया तो उनको खुद ही पता चल गया कि 80% महिलाएं अपने भय के जीवन से बाहर निकल आई और उन्होंने जमकर बमबारी की तरह उनको वोट दिया है। तो मतलब 3 तलाक का असर पड़ा है? 80% महिलाओं की जिंदगी में भय जो था पति का, और 3 तलाक की जो तलवार लटकती रहती थी, उससे वो एकदम मुक्त हो गई। और ये समझ लीजिए कि 3 तलाक के कारण ही जो हटाया गया है और 370 हटाया गया। मैं अभी कश्मीर गई थी, वहां पर मैंने देखा लोग मुझे डराते थे, अशांति है अशांति है। मैंने जब से 370 हटा है तो मुझे लगने लगा है कि वो मेरे ही देश का, मेरा ही अपना अंग है, वहां भी शांति है। और अगर हम एक दूसरे से मिलकर चलें
और 3 तलाक के उसमें देखे महिलाओं को, तो महिलाएं भय से मुक्त होकर आज जीवन जीने का प्रयास कर रही हैं और उनको भी वही सब मिल रहा है जो एक हिंदू स्त्री को मिल रहा है। इनको भी मकान मिला है, ये भी बहुत प्रसन्न है। इनकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, जब इनको मकान मिल गया तो इनकी बेटी की अच्छी जगह शादी, अच्छे परिवार में शादी हो गई। ये भी लाभार्थी हैं। तो हम लोग जो भी हैं वो मोदी जी के साथ है और हमेशा साथ रहेंगे, उनकी संकल्पनाओं के साथ। बनारस को उन्होंने ऐसा बना दिया है जैसा लगता ही नहीं है कि कभी बनारस था। उस तरह से स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, उस तरह से लोगों के लिए यूनिवर्सिटीज में जगह बन रही है, नौकरियां बढ़ रही हैं, सब कुछ है। मोदी जी के युग में सब कुछ मुझे मिल रहा है। मतलब कि 3 तलाक के बाद से मुस्लिम महिलाओं में भय की स्थिति समाप्त हुई है। आप इसको मानती हैं? मैं 100% मानती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा स्त्रियां ये डर डर कर रहती थी कि अगर तलाक हो जाएगा तो वो बच्चों को लेके जाएंगी कहाँ और बच्चों की परवरिश कैसे करेंगी, क्योंकि वो बहुत अधिक तक शिक्षित नहीं होती हैं, 5वीं कक्षा तक पढ़ती हैं या कुरान पढ़ती हैं। परंतु जब से 3 तलाक खत्म हुआ है तब से वो उनकी जान में जान आ गई है और वो हिम्मत के साथ खड़े होके अपने सारे काम कर रही हैं और वो बहुत बिंदास जिंदगी जीने के लिए, खुश जिंदगी जीने के लिए अब तैयार हैं। तो मुसलमानों के रग रग में उतर रहे हैं मोदी। देखिए, जब तक आप किसी के पेट में रोटी देंगे, आपको बराबर बराबर अनाज मिलेगा, खाना मिलेगा, मकान मिलेगा। वो मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है और किसी और चीज की द्वितीय श्रेणी में वो रखता है। जब ये सारी चीजें जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जब ये चीजें देश जब उसे प्रोवाइड करेगा, साथ में अगर शिक्षा भी प्रोवाइड हो रही है, तो अगर ये इस तरीके से शिक्षा के साथ अगर ये सारी चीजें मिलेंगी, तब हमारे मुसलमान आगे बढ़ेंगे। आपका क्या नाम है? संजू। अच्छा, ये बताइए कि इस सरकार से, मोदी सरकार से आपको क्या लाभ मिला है? बहुत लाभ हुआ है। क्या मकान मिला है, पैसा मकान मिला है? हाँ। अच्छा, तो और क्या पेंशन वगैरह सब मिला है? सब नहीं, पेंशन अनाज मिलता है? हाँ। अनाज मिलता है? हाँ। क्या क्या मिलता है? गेहूं चावल। गेहूं चावल जो है। हाँ। आप क्या करती हैं? हम यहाँ खाना बनाते हैं। अच्छा, खाना बनाते हैं। तो मोदी सरकार से आप खुश हैं? हाँ, एकदम बिल्कुल। बिल्कुल। अब की बार जो है आप उनको जिताने जा रही हैं क्या? ठीक है। हाँ, हैं? हाँ। ठीक है। तो देखिए, इनको भी मकान मिला है, लाभार्थी है। 3 तलाक के बाद से वो मुस्लिम महिलाओं के अंदर से वो भय निकल गया। आइए हम जानते हैं कि आपका क्या नाम है? अमन। अमन जी, ये बताइए सरकार को आप कैसे देखते हैं विकास के मामले में? और ये सरकार विकास के मामले में अगर देखा जाए तो हम आज जिस रोड पे चल रहे हैं, उस रोड की आज से 20 साल पहले कार्यकर्ता बहुत बेकार थी। आज अगर हम रोड पे अच्छे से चल रहे हैं तो वो मोदी जी के ही कारण चल रहे हैं। तो हमारा सड़क बढ़िया बना है? जी जी। और क्या क्या बना है? और हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत ज्यादा रोल निभाया है मोदी जी ने। अच्छा है जी। और बनारस के विकास को और क्या क्या, जैसे कॉरिडोर हुआ, नमो घाट हुआ, रुद्राक्ष सेंटर हुआ, जी। कैसा लगता है आपको? जी, बहुत अच्छा लगता है। हम तो अक्सर जाना होता ही है। अंदर विश्वनाथ कॉरिडोर, बाबा के मंदिर भी जाना होता ही है। बहुत अच्छा लगता है। तो क्या आपने कभी कल्पना की थी कि बनारस बदलेगा ऐसे? जी, सोचा नहीं था, पर मोदी है तो सब मुमकिन है। आइए हम जानते हैं कि हमारे साथ शकील भाई हैं। शकील भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास को आप किस चश्मे से देख रहे हैं? देखिए, मोदी जी का विकास तो जमीन से आसमान तक 14 से 24 10 सालों में बनारस को एकदम ही बदल दिया। चाहे आप रोड से चलिए, चाहे आप किसी भी स्टेशन जाइए, ओवर ब्रिज देखिए, मतलब सारे विकास। बनारस में घाट 84 घाट तक बदल गया। पहले गंदगी होती थी। कॉरिडोर देखिए बन गया है। मंदिर में पहले दर्शन करने आते रहे बाहर से लोग, सक्रिय होती थी। आज वो मतलब जो पर्यटक आ रहे हैं वो खुश। अब पर्यटक कितने आ रहे हैं, कुछ से हमारे बनारस वासियों को रोजगार भी मिल रहा है। और मोदी जी ने जो स्कीमें दी गरीबों के लिए, वो हर एक को पहुंच रहा है। कोई इसमें जो है वो नहीं है कि हम अलग उसको 2 चश्मे से देखा, ऐसा नहीं है। तो मुसलमान बनारस का तो मोदी जी को वोट देगा, इसलिए देगा कि वो सबके लिए किए हैं विकास। तो देखिए, शकील भाई का हिसाब कहना है कि मोदी पूरे देश को एक चश्मे से देखते हैं, 2 चश्मे से नहीं देखते हैं। आइए हम जानते हैं कि भाई साहब क्या नाम है आपका? कमल। अच्छा, ये बताइए कि मोदी के विकास को आप कैसे देखते हैं? मोदी जी का विकास बहुत अच्छा है।
और हर तरह का काम कर रहे हैं मोदी जी। धारा 370 के बारे में क्या सोचते हैं? धारा 370 भी अच्छी चीज हटाया उन्होंने, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी धारा 370। उसके लिए बहुत संघर्ष किया और हटाया, बहुत विरोध भी है, उसके विरोध से कोई मकसद हल नहीं हुआ। आज भी जो भी काम कर रहे हैं मोदी जी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में भी इससे अच्छा काम करेंगे, जो परेशानी वो सब भी दूर होगी। अच्छा, ये बताइए कि जो है और शिक्षा के क्षेत्र में मोदी को किस रूप में देखते हैं? शिक्षा भी सब अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी कमी, वो भी हर चीज थोड़ी थोड़ी करते करते सब दूर हो जाएगी। मोदी जी का जो भी काम अच्छा चल रहा है। तो मोदी मुसलमानों के हक में फैसले ले रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं ले रहे हैं? मोदी सबके हैं। मोदी जी एक पर्सनल पार्टी के नहीं है। मोदी प्रधानमंत्री और सबके प्रधानमंत्री है, एक पार्टी के थोड़ी है मोदी जी। तो देखिए भाई साहब का साफ कहना है कि मोदी जी सबके हैं और सब मोदी जी का है। आइए हम जानते हैं, क्या नाम है चाचा? मेरा नाम अजीजुर रहमान अंसारी साहब। ये बताइए कि मोदी सरकार के बाद बनारसी साड़ी को, उद्योग को या इसके व्यवसाय को कितना जो है गति मिला है? अरे ये तो हम लोग तो बुनकर है, बिनते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूर जो है तो ये वक्त थोड़ा सा खाली नॉर्मल है, और मोदी जी चाहेंगे तो वो भी दूर हो जाएगा। तो मतलब मोदी जी के विकास से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है। बनारस में बदलाव आप 10 साल में देख रहे हैं? बहुत बदलाव हो गया। क्या क्या? 10 साल में दंगा नहीं हो रहा है को। 10 साल में दंगा नहीं हुआ। औरतें मेरी घर से निकलती जाती हैं, रात के हॉस्पिटल में जाना पड़ गया या कहीं जाना पड़ गया, आसानी से जाती हैं और सवारी मिलती है, मजे से जाती हैं और आती हैं। रोड भी अच्छी बनी है, घाट देख लीजिए, घाट कितना उम्दा सब बन गया है। सब में विकास हुआ है, सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साफ सफाई बहुत बढ़िया होती है। तो देखिए अंसारी साहब का साफ कहना है कि मोदी सरकार की एक खास विशेषता रही है कि 10 साल में कोई बनारस में दंगा नहीं हुआ। ये सबसे अच्छी बात है। आप बताएं। मेरा नाम कमल कुमार त्रिपाठी है। जी, ये बताइए कि कितना विकास हुआ है बनारस में? असाधारण विकास हुआ है। 2014 के पहले विकास था ही नहीं, जितना विकास इस समय हुआ है। अब किन क्षेत्रों में हुआ है, किन अनुभव में हुआ है, आप पूछेंगे तो मैं वो भी बताऊंगा। किन क्षेत्रों में? जैसे यहाँ की सड़क के मामले में कितना विकास? सड़क के मामले में यहाँ जो 2 सबसे बड़ी समस्याएं थी, सीवर की समस्या, सड़क के उबड़ खाबड़ होने की समस्या, दोनों को मोदी जी के राज में हल किया गया है, व्यवस्थित ढंग से हल किया गया है। सबसे बड़ी बात, सड़कें कभी कभी थोड़ा बहुत टूट फूट जाती थी, उनकी शीघ्र मरम्मत हो रही है। और सीवर की समस्या, आज बनारस में स्थिति ये है कि ज्यादातर मोहल्लों में सीवर में नई पाइप डाल दी गई है, सीवर की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। इससे आम नागरिक को बहुत सहूलियत है। बता रहा हूँ, मैं बिलाल अंसारी हूँ। अच्छा बिलाल साहब जी, मैं अंसारी मंच का अध्यक्ष भी हूँ। तो जहाँ तक से मोदी जी के आने के बाद की जो बात है 2014 से, उसके पहले अपराध तो चरम सीमा पे था। मोदी जी के आने के बाद अपराध में लगाम लगी है और अपराधियों का सफाया हुआ है। जो भी अपराधी थे वो सुधर गए हैं, या तो किसी रोजी रोटी में लग गए, किसी काम धाम में लग गए कि नहीं अब मैं अपराध नहीं कर सकता। इसलिए कि अब मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार में हमारा कोई चारा चलने वाला नहीं है। मतलब मोदी सरकार में अपराधियों ने अपराध से तौबा कर लिया है। तो आशा है कि मोदी जी अगर दोबारा आते हैं तो ऐसे ही सरकार चलेगी जैसे कि चल रही है। और मोदी के सरकार में कोई भेदभाव हमें तो नहीं समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा ये है कि मोदी जी ने जितना विकास किया है, उस विकास के मुद्दे पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है तो उसको वोट निश्चित मिलेगा। उसको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है कि मैं उस मुद्दे पे वोट मांगे, उसकी हमें नहीं लग रहा है कि आवश्यकता है। क्या लगता है कि अब की बार 400 पार होगा? बिल्कुल होगा। विकास के मुद्दे पे 400 पार होगा। मुसलमान जुड़े हैं मोदी के साथ? बिल्कुल जुड़े हैं, दिल से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे, उसमें कोई दुराय नहीं है। बस हमारा यही एक कहना था कि विकास के मुद्दे पे अब हमारी अगर भारतीय जनता पार्टी अगर काम करती है तो और अति उत्तम होगा। तो देखिए बिलाल भाई का ये साफ कहना है कि जो है मोदी सरकार ने इतना विकास किया है कि वो 400 पार चली जाएगी। मेरा नाम निसार अहमद है। जी निसार भाई, जो ट्रांसफार्मर चरमरा गए थे और इस समय सब नए हो गए हैं, सारी सब
और 24 घंटा आपूर्ति है लाइट की है, बहुत अच्छा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अब्दुल फलाम है। अच्छा सलाम भाई, आप ये बताइए कि आप 3 तलाक, मोदी सरकार की जो 3 तलाक की जो अध्यादेश आया, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये तो मैं जेएमएफ हूँ, इस पे मैं क्या बोलूँ, मगर हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो महिलाओं से अगर आप पूछेंगे तो बहुत बेहतर होगा। और महिलाओं का भी कहना है कि 3 तलाक के बाद से महिलाओं में जो भय था पहले पति प्रताड़ना का, वो भय समाप्त हुआ। देखिए, ये 3 तलाक जो था ना, वो हम लोगों को पहले से भी पसंद नहीं था, क्योंकि देखिए हम लोग अपने बहन को कैसे कैसे पाल कर बड़ा करते हैं और पाल पोस कर पढ़ाते लिखाते, और हम लोग जब विदा करते हैं और फिर उसके बाद 3 तलाक बोल करके उसको जुदा कर दिया जाता है, तो ये बड़ी निंदनीय बात है, ये अच्छा नहीं है। तो मोदी जी ने जो किया है ये बहुत ही बेहतरीन काम किया है।